फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी को साइंस के केमिस्ट्री वाले पार्ट से। एक और नए चैप्टर की शुरुआत हम करने वाले हैं जिसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा और आपने इस चैप्टर को पढ़ा भी है, ठीक है। और ये चैप्टर वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है साथ ही साथ। तो ये चैप्टर है अपना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये हम क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं। क्लास 9 में इज़ मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर में हमने इसको पढ़ा था थोड़ा बहुत। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स थोड़ा बहुत हमने रिकैप किया था उस चैप्टर में। और अब हम इसको फिर से डिटेल्ड में इस चैप्टर में पढ़ेंगे और भी कुछ नए नए चीज़ें ऐड होंगे यहाँ पर। कुछ नए नए टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिलेंगे इस चैप्टर में अभी क्लास 10th स्टैंडर्ड में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वही चीज़ें हैं कि मेटल क्या है, नॉन मेटल किसे कहते हैं, डेफिनेशन, ठीक है ना। तो फिर से एक बार फ्लैशबैक हम देखते हैं और रिकैप करते हैं, ठीक है, कि भाई ये मेटल नॉन मेटल का डेफिनेशन, इनके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। तो सबसे पहले अपना है मेटल्स। डेफिनेशन क्या है, सिंपल सा डेफिनेशन है अपना, ठीक है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं क्लास 9 से, कि भाई ऐसे सब्सटेंसेस जिनका एक उद्देश्य होता है, टेंडेंसी होता है क्या करने का, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने का। इसका रीज़न क्या है बताऊंगा, फिर से रिकैप करवा देता हूँ। सब्सटेंसेस दैट हैव ए टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने का इनका एक उद्देश्य होता है, एक मकसद होता है, ठीक है। मतलब उनका चाहत होता है कि मुझे भाई इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना है। अभी ज़रा सोचो कि ये क्या इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही लूज़ कर देंगे, क्या अपने मर्ज़ी से लूज़ करते हैं, या फिर कुछ पर्पस होता है इनका, कुछ उद्देश्य होता है इनका जिससे कि वो अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रहे हैं बेवजह, है ना। देखो, हर चीज़ दुनिया में, हर चीज़ कोई ना कोई रीज़न की वजह से होता है, और ये भी एक रीज़न की वजह से होता है। और वो रीज़न होता है भाई कि लेविस ऑक्टेट रूल, ठीक है। अच्छा, इसका और एक आप ऐसे भी लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन को, और एलिमेंट्स दैट हैव 1, 2 or 3 electrons in valence shell are called metals। तो मेटल्स हम इन सब्सटेंसेस को कहते हैं जिनके पास एक चाहत होता है इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने का, इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दे देने का। लूज़ करना मतलब क्या, किसी को दे देना, किसी ज़रूरतमंद को दे देना, ठीक है। और या फिर इसका डेफिनेशन ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके बैलेंस शेल। अभी देखो, बैलेंस शेल के बारे में हमने क्लास 9 में स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि बैलेंस शेल एक्चुअली आउटर मोस्ट शेल को मीन किया जाता है, ठीक है। और आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को हम कहते हैं वैलेंसी। याद होगा आपको शायद, अगर नहीं है तो आप क्लास 9 का स्ट्रक्चर ऑफ एन एटॉम वीडियो को देख सकते हैं। मेरा प्लेलिस्ट वहाँ पर बना हुआ है आप सभी के लिए, इट इज़ ओपन, सो यू कैन वॉच इट, ताकि आपका कंसेप्ट फिर से क्लियर हो जाए, फिर से आप यू कैन से कनेक्ट कर पाओ चीज़ों के साथ जो मैं बता रहा हूँ। तो वैलेंस शेल का मतलब आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है। और कुछ इसमें आपको और कुछ मतलब प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए इसमें। वैलेंस शेल मतलब कि आउटर मोस्ट शेल को मीन कर रहा है वैलेंस शेल, बिकॉज आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही डिटरमाइन करते हैं कि उस एलिमेंट का वैलेंसी कितना है, ठीक है ना। इसलिए इसको नाम दिया गया वैलेंस शेल, और इसका कोई रीज़न नहीं है, ठीक है ना। अच्छा भाई, तो इन्हें हम मेटल्स कहेंगे, ठीक है, जिनके वैलेंस शेल में या फिर आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अगर होते हैं तो उन एलिमेंट्स को हम कहेंगे मेटल्स। अब एग्जांपल के तौर पे बहुत सारे मेटल्स हैं अपने पास भाई, पूरा पीरियोडिक टेबल का 95% ही भाई मेटल्स ही हैं, ठीक है। तो अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ पता हो, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, तो आपको लगभग पीएससी, मैजिंटल, फिर आई गेस 13 to 14 मेटल्स आपको याद हो जाएंगे अगर आपको
रिएक्टिविटी सीरीज़ पता है मेटल्स का। तो सबसे पहला आता है पोटेशियम के, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एलुमिनियम, जिंक, आयरन, इसके बाद निकल, टीन, लेड, कॉपर, इसके बाद मरकरी, इसके बाद सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ठीक है, मैंने पूरा रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पर लिख दिया है। ओके, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टीन, लेड, कॉपर, मरकरी, इसके बाद सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब मेटल्स के एग्जांपल हैं। ठीक है, लिथियम, ठीक है, और क्या क्या हो सकते हैं, मैंगनीज़, इसके बाद क्या लिखूँ और क्या लिखूँ, रुको ज़रा, बेरिलियम, इसके बाद बेरिलियम के बाद बैरियम, और क्या हो सकता है ज़रा याद करने तो दो। बैरियम और क्या है भाई, अपना बैरियम हो गया, ये हो गया, और क्या और कुछ तो होगा ना, और कुछ तो होगा। अच्छा, एटसेट्रा ले लेता हूँ भाई, ठीक है, एटसेट्रा। अच्छा, तो ये हो गया मेटल्स का। अभी मैं नॉन मेटल्स का डेफिनेशन लिख कर फिर मैं कुछ समझाऊंगा कि क्यों ऐसा, मतलब वो क्यों चाहते हैं कि भाई लूज़ करे इलेक्ट्रॉन्स, उनका चाहत ऐसा क्यों है भाई, इसका इतना अतरंगी चाहत क्यों है उनका, है ना। अभी नॉन मेटल्स का डेफिनेशन देख लेते हैं। नॉन मेटल्स का डेफिनेशन, अब देखो नाम से ही नॉन मेटल्स है, मतलब क्या, मेटल्स नहीं है। ठीक है, मतलब मेटल्स के जैसा कैरेक्टरिस्टिक इनमें नहीं होगा। ठीक है, अभी इनमें चाहत नहीं होगा। अच्छा, इनमें चाहत होगा क्या करने की, लूज़ करने की नहीं होगी, क्योंकि लूज़ करने की चाहत तो मेटल्स की है, और ये तो मेटल्स नहीं है, नॉन मेटल्स नहीं है। तो इनको क्या होगा, इनको चाहत होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन को मैं किसी से ले लूँ। ठीक है, ठीक है, मैं किसी से ले लूँ, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन्स को। Substances that have a tendency to gain electrons। अभी इनका जो चाहत है वो थोड़ा अतरंगी चाहत है, मतलब उल्टा है, मेटल से बिल्कुल उल्टा है। इनका चाहत है कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन मिले, मैं किसी से ले लूँ, मुझे चाहत है, इनका चाहत है कि मुझे कहीं से मिले। ठीक है ना, ओके। या फिर इसका एक और डेफिनेशन हो सकता है ऐसा, और elements that have 5, 6, 7, 8 okay electrons, 7 तक होगा, 7 electrons in valence shell। ठीक है, valence shell are called non-metals, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा मार्क करके रखो, कौन सा वाला, ये वाला, रुको, ये जो 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स, अरे यार इसका भी एक झमेला है, रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, कुछ और ही हो जाता है इसका। तो मेटल्स के लिए है 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट, अगर वैलेंस शेल में होते हैं तो। और नॉन मेटल्स के लिए होता है 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटरमोस्ट शेल में है तब, मतलब आप वैलेंस शेल में या फिर आउटरमोस्ट शेल में होंगे तो उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, मतलब नॉन मेटल्स में देखा गया है कि नॉन मेटल्स में उनके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और मेटल्स में देखा गया कि जो भी एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, मतलब कह सकते हो ऐसे एलिमेंट्स जिनका 1, 2, 3 होता है वो मेटल से होते हैं, ऐसा देखा गया है। और साइंटिस्टों ने इससे क्लासिफिकेशन किया कि भाई मेटल्स में ऐसा ही होता है और नॉन मेटल्स में ऐसा ही होता है। अभी एक और टर्म होता है भाई मेटलॉइड्स। अच्छा, और एक बात है, मेटल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन नॉन मेटल सिर्फ 14 है। ठीक है, देयर आर ओनली 14 नॉन मेटल्स
अभी तक जो डिस्कवर किया गया है उसमें सिर्फ 14 है। तो उन सारे के सारे नॉन मेटल्स के नाम आपको याद रखने हैं, बिकॉज देखो भाई संख्या में बहुत कम है तो आपको याद कर रखना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इसके बाद फॉस्फोरस, सल्फर, फिर हीलियम, नियॉन, आर्गॉन और क्रिप्टॉन, इतना ही है। और एक्सेट्रा नहीं दे रहा बिकॉज इतना तक ही है। तो फिर भी काउंट कर लेता हूँ 14 हुआ कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। ठीक है भाई, समझ में आ गया, इतना है। सो देर आर ओनली 14 नॉन मेटल्स प्रेजेंट, और यू कैन से स्टिल डिस्कवर्ड। अभी तक जो डिस्कवर किया गया है इतना, इसमें से 14 ही है, ठीक है। अभी बाकी अगर डिस्कवर कभी करते हैं तो और भी मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो कौन कौन से हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फॉस्फोरस, सल्फर, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन और क्रिप्टॉन, ठीक है। इसके बाद आता है भाई नॉन मेटल्स के बाद मेटलॉइड्स, जिसके बारे में इतना कुछ लिखा नहीं गया है अभी तक, बिकॉज ये थोड़ा सा ऊपर के लेवल में आपको बताना पड़ेगा, मतलब हाई स्टैंडर्ड में जाके आपको ठीक से पढ़ने को मिलेगा मेटलॉइड्स के बारे में। ओके, क्लास 9-10 तक मेटल और नॉन मेटल को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, ठीक है। उनको ही उनका जो कंसेप्ट ही होता है उनका कंसेप्ट ही पहले क्लियर करवाया जाता है, ठीक है। ओके, इसके बाद अपना आता है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स मतलब जिनका जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो मेटल्स से भी, मेटल्स के बराबर, मतलब मेटल्स भी, मतलब उनका जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो मेटल्स से भी मेल खाते हैं और नॉन मेटल्स से भी मेल खाते हैं। तो सब्सटेंसेस दैट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ, क्या लिख रहा हूँ ये, बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो मेटल्स के भी प्रॉपर्टी शो करता है और नॉन मेटल्स के भी प्रॉपर्टी शो करता है। और मेटलॉइड्स आई गेस अभी तक जो डिस्कवर हुए हैं उनमें से कुछ के नाम मुझे पते हैं, मतलब मुझे पता है, आई गेस इतने ही होते हैं मेटलॉइड्स, और तो ज़्यादा आई गेस अभी तक डिस्कवर हुए नहीं हैं, ठीक है। तो जितना तक मुझे याद है उतना तक मैं लिखता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, सेलेनियम, टेलुरियम, बोरॉन और एंटीमोनी, ठीक है, एंटीमोनी। तो इसके बाद जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, सेलेनियम, टेलुरियम, बोरॉन और एंटीमोनी, कितने हो गए? 7 हो गए आई गेस, हाँ 7। तो इतने, ये हैं एग्जाम्पल्स ऑफ मेटलॉइड्स। ओके, तो इतना तक मुझे याद है तो मैं इतना तक लिखता हूँ, और भी शायद डिस्कवर हुए हैं, आई एम नॉट श्योर, मे बी हुए हैं या फिर इतना तक ही है, देखते हैं, ठीक है। तो तुम गूगल में थोड़ा सर्च कर लेना कि इतने तक हैं या फिर और भी ज़्यादा हुए हैं। तो मेन तो यही है मेटलॉइड्स में, ठीक है, जिनके नाम आपको याद रखने हैं: जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक, सेलेनियम, टेलुरियम और ये क्या बोलते हैं उसको, एंटीमोनी, ठीक है। अब मेटलॉइड्स में क्या होता है कि मेटलॉइड्स जो होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। उनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो ना गेन करते हैं ना लूज़ करते हैं, ठीक है। वो शेयर करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं एक और एलिमेंट के एटम के साथ, ठीक है। तो उसके बारे में इतना ज़्यादा मैं प्रेशर नहीं दूंगा, बिकॉज वो इतना ज़्यादा ब्रीफली लिखा नहीं गया है किताबों में, मतलब अभी तक क्लास 10 के स्टैंडर्ड में। अगर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में तो मैं बताऊंगा। तो देखो मेटलॉइड्स हो गया, मेटल्स। अच्छा, अभी रीज़न होता है ना, रीज़न क्यों
ये यू कैन से मतलब लूज़ करने का टेंडेंसी, चाहत क्यों होता है इनमें, ठीक है। और ये लूज़ ही क्यों करते हैं, ये गेन क्यों नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन है मेरा, है ना। आपका भी है, मेरा भी क्वेश्चन है कि ये भाई ये लूज़ ही क्यों करते हैं यार, इसको गेन करना चाहिए ना, ठीक है ना। तो इसका भी आंसर मैं तुमको दे दूंगा यहाँ पर। कैसे, देखो तो देखो, इसके लिए तुमको समझना पड़ेगा लेविस ऑक्टेट रूल। लेविस ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि लेविस ऑक्टेट रूल कहता है कि भाई साहब दुनिया में हर कोई राजा बनना चाहता है ना, हर कोई पावरफुल बनना चाहता है, ठीक है। तो लेविस ऑक्टेट रूल ने ये देखा कि जो इनर्ट गैसेस हैं, मतलब नोबल गैसेस हैं, तो देखो इनर्ट गैस मतलब जिनका मतलब बाहर के एनवायरनमेंट से कोई वास्ता नहीं होता उनका, मतलब वो अपने में ही खुश हैं, अपने में ही संतुष्ट हैं। तो इनर्ट गैस कह सकते हो, नोबल गैस कह सकते हो, एक ही बात है। नोबल मतलब क्या, जेंटलमैन, मतलब एकदम शांत, एकदम अच्छा, एकदम मतलब दूसरों से कोई झगड़ा वगड़ा नहीं करता, एकदम खुद में ही मस्त है ना। तो नोबल गैस है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो जब साइंटिस्टों ने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया और देखा इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो उन्होंने देखा कि जो इनर्ट गैस हैं जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इनका जो आउटर मोस्ट शेल है उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लिख दो भाई कि वैलेंस शेल में contains 8 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हीलियम, उसमें 2 है, एक्सेप्ट हीलियम, उसमें आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, मतलब वैलेंस शेल में। तो हीलियम को हम कहेंगे डुप्लेट, ठीक है, वो डुप्लेट फॉर्म करता है, उसके लिए एक्सेप्शन है, ठीक है, उसके लिए कानून अलग से चलता है, ठीक है, बिकॉज उसके लिए मतलब एकमात्र उसके लिए ऐसा है कि उसके लिए उसको ऑक्टेट बनने की ज़रूरत नहीं है, उसको वो डुप्लेट से ही काफ़ी संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, तो इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस को मतलब परखा लोगों ने, ऑब्वियसली साइंटिस्टों ने। तो उन्होंने देखा कि नोबल गैस किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, एकदम शांत स्वभाव के लोग हैं, किसी से झगड़ा वगड़ा कोई रिएक्शन नहीं करते, वो अपने में मस्त हैं। तो उन्होंने देखा कि भाई इनके मतलब राज क्या है इनके बीच का, मतलब ये किसी से रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं, मतलब इनको क्या ज़रूरत नहीं पड़ता कि रिएक्ट करने का, ठीक है। क्या वो इतने ही मतलब क्या बोलते सन्यासी टाइप के लोग हैं, है ना, किसी से झगड़ा वगड़ा नहीं करते, एकदम शांत, एकदम मेडिटेशन, ध्यान कितना कुछ करते हैं ना, एकदम शांत है। तो उन्होंने देखा कि जो जितने भी इनर्ट गैस है या फिर नोबल गैस ही कह लो, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके जो आउटर मोस्ट शेल है मतलब वैलेंस शेल है, उन सारे के सारे एक्सेप्ट हीलियम, उन सारे के सारे इनर्ट गैस में वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उन्होंने सोचा कि इसका मतलब कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही क्या होगा, शांत होगा, स्टेबल होगा, ओके, वही शांत होगा, वही स्टेबल होगा। तो इसको देखकर लेविस ऑक्टेट, ठीक है, लेविस नाम के एक साइंटिस्ट ने एक ऑक्टेट रूल बनाया। ऑक्टेट मतलब क्या, 8, है ना। तो लेविस ऑक्टेट रूल बनाया उन्होंने कि ये देखकर कि अगर इस रूल को मतलब हर कोई इस रूल को फॉलो करने की कोशिश करता है, वो मेटल्स ही हो, वो नॉन मेटल्स ही हो, वो मेटलॉइड्स ही हो, वो सारे के सारे क्या करते हैं, वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं इस रूल को। और इस रूल ने क्या कहा, इस रूल ने ये कहा कि हर एक एलिमेंट कुछ भी करके, चाहे वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ ही कर दे या फिर चाहे वो इलेक्ट्रॉन को गेन ही कर दे, करके अपने आउटर मोस्ट शेल में किसी भी तरह वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहता है या फिर रखने की कोशिश करता है, चाहता नहीं है, वो रखने की कोशिश करता है, जिससे कि वो इनर्ट गैस जैसा बन जाए, या फिर कह सकते हो उसका कन्फिगरेशन इनर्ट गैस कन्फिगरेशन जैसा बन जाए, ठीक है। जिससे क्या होगा, जिससे वो स्टेबल बन जाएगा, वो किसी से झगड़ा वगड़ा नहीं करेगा, उसको किसी से झगड़ा करना नहीं पड़ेगा, वो अपने में मस्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये हर कोई एलिमेंट करता है, नॉन मेटल मेटलॉइड्स तो शेयर करते हैं, तो उनका मैं केस थोड़ा दूर रखता हूँ, साइड में रखता हूँ उनको। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करता हूँ। तो देखो
लेविस ऑक्टेट रूल का मैं थोड़ा बहुत लिख देता हूँ, मतलब क्या इसका रूल है। लेविस ऑक्टेट रूल, तो लेविस नाम के साइंटिस्ट ने ये रूल निकाला, ये कानून बनाया है उन्होंने। क्या बोला है उन्होंने, देखो, एवरी एलिमेंट हैज़ ए टेंडेंसी कैसे, तो एक तरीके का चाहत होता है, ठीक है, टू attain 8 electrons in its outermost shell, that is to attain nearest noble gas configuration. Nearest noble gas configuration. To do so, they may either lose or gain और शेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट के पास हर एक एलिमेंट के पास एक चाहत होती है। क्या चाहत होती है? कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में किसी भी तरह 8 इलेक्ट्रॉन्स की मतलब जुगाड़ करे वो, ठीक है। और इसके लिए वो क्या करता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जुगाड़ करना मतलब क्या, कि वो नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन को अटेन करना, मतलब नियरेस्ट जो नोबल गैस कन्फिगरेशन है, मतलब उसके जैसा कन्फिगरेशन बना लेना अपने आप का, ठीक है। तो होता क्या है, और इसको करने के लिए वो क्या करता है, इसको करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है, या तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है जिसको ज़रूरत नहीं है उससे, या फिर वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, और शेयर करके एक बॉन्ड बनाता है जिसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको रिमूव कर दिया CBSE वालों ने एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो इनर्ट गैस तुम देख सकते हो, मैं लिख देता हूँ इनर्ट गैस की जो कन्फिगरेशन है। सबसे पहले हीलियम, जिसका एक्चुअली KLM शेल लिख देता हूँ, रुको, हीलियम यहाँ पर KLMNO, तो हीलियम के हैं 2, ये डुप्लेट होता है। इसके बाद नियॉन, जिसका है 2,8, तो देख सकते हो आउटर मोस्ट शेल में कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद आर्गॉन 2,8,8, ठीक है। इसमें भी देखो आउटर मोस्ट शेल कौन है, M शेल, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके बाद क्रिप्टॉन 2,8,18,8, तो देखो आउटर मोस्ट शेल में कितना है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसके बाद अपना जेनॉन, इसका है 2,8, इसके बाद 18, इसके बाद 8, ठीक है। इसके बाद रेडॉन 2,8, 18, 32, 8, तो देख सकते हो कि इनर्ट गैस के कन्फिगरेशन में आउटर मोस्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन्स है सारे के सारे केसेस में। इसको छोड़कर, ये डुप्लेट है, दिस इज़ डुप्लेट, इसको छोड़कर जितने भी बाकी के हैं इनमें देखो 8, 8, 8, 8 और ये 8, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, और देखा कि जब सारे के सारे इनर्ट गैसेस में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और तो वो स्टेबल हैं, सबसे स्टेबल है और नॉन रिएक्टिव है, किसी से रिएक्ट भी नहीं करते, झगड़ा वगड़ा एकदम नहीं करते, ठीक है। तो इस स्टेबिलिटी इसको अटेन करने के लिए बाकी के एलिमेंट्स युद्ध करते हैं, मतलब नॉट दैट
वॉर मतलब वो संघर्ष करते हैं कि भाई मुझे भी चाहिए, भाई मुझे भी चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, मुझे भी अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे भी स्टेबिलिटी अचीव करनी है। ठीक है, तो अभी इस चाहत की वजह से पूरा का पूरा जितने भी एलिमेंट्स है वो 2 भागों में बट गया, एक्चुअली 3 भागों में बटा। ठीक है, तीन भागों में बट गया। क्या? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। और सबसे ज़्यादा बड़ा वाला जो मेजोरिटी में है वो मेटल्स है, फिर छोटे में है नॉन मेटल, इसका और भी छोटा है अपना, मतलब प्रोपोर्शनल में देखूँ तो वो होगा मेटलॉइड्स। तो अभी मेटल्स क्यों बना, नॉन मेटल्स क्यों बना और मेटलॉइड्स क्यों बना? तो एग्जांपल लेता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मेटल्स कैसे बना, नॉन मेटल्स कैसे बना और मेटलॉइड्स कैसे बना। अच्छा, इसमें लिख देता हूँ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अच्छा देखो अब मेटल्स कैसे हुआ। देखो मेटल्स का चाहत है लूज़ करने का इलेक्ट्रॉन, ऐसा क्यों? देखिए देखिए देखिए, सपोज एक मेटल लेता हूँ सोडियम, कॉमन मेटल है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होगा एटॉमिक नंबर के बराबर 11। और क्योंकि अभी ये एक नॉर्मल एटॉम है, तो नॉर्मल एटॉम में अकॉर्डिंग टू आवर जे थॉमसन, आई गेस, हाँ जे थॉमसन ने कहा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बराबर इन ए नॉर्मल एटॉम। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी प्रोटॉन के नंबर से बराबर होगा 11। तो इलेक्ट्रॉन्स 11 है, तो इसका हम अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में सजाएंगे। KLM, पहले शेल में मैक्सिमम 2, सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 और आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8, लेकिन हमें सिर्फ एक ही चाहिए ताकि हम 11 हो सके। तो देखो 2 + 8 + 2 + 8 10, 10 + 1 11 हो गया। ठीक है, अब देखो 281। तो मुझे बताओ, अब मेटल के पास 2 ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शंस है? वो या तो उसको अभी क्या चाहिए, 8 चाहिए उसके आउटर मोस्ट शेल में, इसमें कितना है 1 है, तो उसके बाद दो ऑप्शन क्या है, या तो वो +7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे, इसके बाद एक ऑप्शन है, या तो वो इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे। इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके क्या होगा, ये पूरा शेल हट जाएगा और ये इसका बन जाएगा क्या, आउटर मोस्ट शेल। और आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी देखो इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसका फ़ायदा है ये, है ना। तो मुझे बताओ कौन सा वो चूज़ करेगा, क्या ये वाला डील करेगा या ये वाला डील करेगा? ठीक है, तो तुम बोलोगे भाई साहब कि देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना उसके लिए शॉर्टकट है, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर लग रहा है, क्योंकि भाई वो 7 लोगों के पास जाएगा, एनर्जी उसका वेस्ट होगा ज़्यादा। इससे अच्छा है कि वो किसी एक ज़रूरतमंद को, किसी एक ज़रूरतमंद एटम को वो अपना इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ये वाला डील उसको करना चाहिए, और उसी ने यही किया। मेटल ने समझदारी दिखाई और उसने क्या किया, उसने इस एक इलेक्ट्रॉन को कर दिया लूज़। तो अभी ये बन गया उसका आउटर मोस्ट शेल और इसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उसने कर लिया ना स्टेबिलिटी अचीव किया। और क्या बन गया, वो बन गया सोडियम आयन। और देखो अभी मैं लिख देता हूँ, तो अभी क्या बन गया, सोडियम आयन बन गया Na+। अभी ये +1, ठीक है, प्लस मतलब +1, ठीक है, इसको अंडरस्टूड आप समझ सकते हो, अंडरस्टूड होता है। अगर किसी भी जगह पर आपको ऐसे Cl- मतलब क्या, ये 1- को मीन कर रहा है। सपोज F-, इसके बाद Ag+, मतलब ये 1+ को मीन कर रहा है। ठीक है, तो प्लस भी लिख सकते हो, 1+ भी लिख सकते हो। प्लस लिखने से भी अच्छा है, 1+ लिखने से भी अच्छा है, प्लस लिखने से जल्दी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो Na+, अभी देखो इसका प्लस आ गया है, ऐसा क्यों आया, क्यों आया ये भाई, कैसे आया, क्यों आया, रीज़न क्या है बताता हूँ। पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो। इसका तो एटॉमिक नंबर सेम ही है, 11 ही रहेगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम है, 11 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इसके पास कितना था पहले, 11 था। इसने अभी क्या किया है, एक लूज़ किया, मतलब क्या, 1-, क्या बन गया, 11 से 1 चला गया तो कितना रह गया, 10 रह गया। तो अब मुझे बताओ, पहले प्रोटॉन्स का नंबर और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर दोनों ही बराबर था, तो नेट चार्ज Q नेट क्या होता था,
11 माइनस 11 0 हो जाता था। तो किसी का भी क्या था, चार्ज नहीं बनता था। ये सोचता था कि भाई मेरा चार्ज बनेगा, मैं तो इसको पॉजिटिव बना दूंगा, पर इलेक्ट्रॉन बोलता है नहीं नहीं, मैं इसको मैं नेगेटिव बना दूंगा। फिर दोनों में युद्ध होता है। युद्ध में 11 के 11 मर गए तो 0 रहा। तो किसी का भी चार्ज इस पर नहीं गया। ये बन गया न्यूट्रल एटम या फिर कह सकते हो नॉर्मल एटम। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है केस, यहाँ पर मामला कुछ अलग है। यहाँ पर प्रोटॉन ने कहा भाई इस बार मैं पॉजिटिव दिखा दूंगा, इसको पॉजिटिव बना दूंगा इसको मैं। इलेक्ट्रॉन ने कहा ठीक है, मैंने भी एक लूज़ किया है, मैं भी दिखाऊंगा इसको नेगेटिव करके। तो जब युद्ध होगा तब देखो 11 से 10 चला गया तो कितना रहा, +1। तो ये +1 चार्ज बन जाता है इसका। पॉजिटिव क्यों बना, बिकॉज प्रोटॉन्स का नंबर इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। और +1 ही क्यों बना, बिकॉज प्रोटॉन्स का नंबर इलेक्ट्रॉन से कितना ज़्यादा है, एक ही तो ज़्यादा है, इसलिए +1 हुआ। अगर 2 ज़्यादा होता तो +2 होता। दिखाऊंगा इसको मैं एग्जांपल, देखो। सोडियम का हो गया, अभी मैग्नीशियम का लेता हूँ। देखो तो अच्छा, इसका कन्फिगरेशन देखो, इसका कन्फिगरेशन का 2,8। ठीक है, आप मुझे बताओ 2,8 किसका कन्फिगरेशन है, नियॉन गैस का। तुम देखो, ये देखो, तो नियरेस्ट जो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन है वो कौन सा है, इनर्ट गैस का, सॉरी नियॉन गैस का। तो इसने वही क्या बोलते हैं इसको, कन्फिगरेशन को इसने अपना कन्फिगरेशन बनाया और वो बन गया क्या, सोडियम आयन। एंड रिमेंबर दिस थिंग कि सोडियम आयन इज़ मोर स्टेबल देन सोडियम एटम। ये याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि सोडियम आयन सोडियम एटम से ज़्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, बिकॉज इसने लेविस ऑक्टेट रूल को फॉलो किया है, या फिर कह सकते हो ये ऑक्टेट बन चुका है, तो ये स्टेबिलिटी अचीव कर चुका है। ठीक है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम एटम या फिर सोडियम आयन। तब बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत बच्चे सोडियम आयन लिख देते हैं, लेकिन नहीं बेटा, सोडियम आयन तो स्टेबिलिटी अचीव कर चुका है, वो तो नोबल गैस बन चुका है, नोबल गैस जैसा बन चुका है। वो अभी सन्यासी है, वो किसी से झगड़ा वगड़ा नहीं करेगा अभी, मतलब किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। तो रिएक्ट कौन करेगा, सोडियम एटम। तो यहाँ पर लिख लो भाई साहब, सोडियम एटम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम आयन। ठीक है भाई, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर सोडियम आयन लिख लो, यहाँ पर सोडियम आयन लिख लो। ठीक है भाई, क्लियर है। अच्छा, इन बातों को याद रखना है। अच्छा, अभी मैं तुमको +2 का दिखाता हूँ। सपोज मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12, तो Z होगा 12। एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बराबर, तो ये भी 12। अभी क्योंकि ये एटम है, न्यूट्रल एटम है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी क्या होगा, 12 ही होगा ना। कन्फिगरेशन कैसा होगा, KLm 2,8,2। अब देखो, मैग्नीशियम के पास भी 2 ऑप्शन हैं, उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसके बाद 2 ऑप्शन है कि भाई मैं चाहूँ तो 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करूँ, तो मेरे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, या फिर मैं इन दोनों को लूज़ कर दूँ, -2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़, जिससे कि ये शेल मेरा हट जाएगा और ये बन जाएगा मेरा आउटर मोस्ट शेल, जिसमें ऑलरेडी मेरा 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो कौन सा वाला ऑप्शन चूज़ करता है, तो वो चूज़ करता है लूज़ करने वाला ऑप्शन, क्योंकि ये इसके लिए बेटर ऑप्शन है। क्यों, बिकॉज एनर्जी इसको कम लगेगा। क्योंकि देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना कोई बस की बात नहीं है। तुमको देखने में अच्छा मतलब आसान लग रहा ये जाओगे 6 के पास ले लोगे उससे इलेक्ट्रॉन, नहीं भाई, इतना आसान नहीं है जितना सोच रहे हो। वो शॉर्टकट लेता है और इलेक्ट्रॉन दोनों को लूज़ कर देता है। ठीक है, और क्या बन जाता है लूज़ करके, वो बन जाता है मैग्नीशियम आयन। तो Mg2+ बन जाता है। अब 2+ क्यों हुआ, प्लस तो मुझे समझ में आ रहा है थोड़ा है ना। देखो प्लस क्यों हुआ और 2+ क्यों हुआ बताता हूँ। देखो यहाँ पर 2+ क्यों हुआ है ना, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर तो 12 ही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 12 ही है, कोई चेंज नहीं है। लेकिन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, पहले 12 थे, लेकिन अभी कितना लूज़ किया उसने, 2 इलेक्ट्रॉन टाटा बाय बाय कर दिया उसने। तो 2 माइनस कर दो तो कितना रह गया, 10 रह गया। ठीक है, इसका कन्फिगरेशन भी लिख लो 2,8। ठीक है, इसने भी क्या किया है, इसने भी आर्गन गैस का ही नियॉन गैस का ही कन्फिगरेशन फॉलो किया है। अच्छा देखो, अच्छा तो अभी
यहाँ पर तो कहता है प्रोटॉन भाई मैं इसको पॉजिटिव चार्ज बना दूंगा, इलेक्ट्रॉन भी कहता है नहीं मैं इसको नेगेटिव चार्ज बना दूंगा, दोनों में युद्ध होता है, 12 - 12 होकर 0 हो जाता है, तो नेट चार्ज 0, तो इसको हम कहते हैं न्यूट्रल एटॉम। लेकिन यहाँ पर हो जाता है घमासान युद्ध। यहाँ पर बोलता है कि इस बार तो मैं पॉजिटिव करके छोड़ूंगा, ये बोलता है ठीक है देख लेते हैं, मैं भी नेगेटिव करके छोड़ूंगा, दोनों में युद्ध होता है, 12 से 10 चला गया तो कितना रहेगा +2। तो अब प्रोटॉन क्या करता है, प्रोटॉन का चार्ज प्लस है तो इस पर प्लस चार्ज आता है, और प्रोटॉन का नंबर कितना है, प्रोटॉन का नंबर 12 है और इलेक्ट्रॉन का 10 है, तो मेजोरिटी में प्रोटॉन है तो इसका चार्ज प्लस हुआ। अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पर 2+ हुआ। ठीक है, सिंपल सा है। अभी 3+ भी होता है, जिसमें कि एल्यूमिनियम का एग्जांपल दिखाऊंगा, रुको। तो ये समझ में आ गया। अच्छा, अभी एल्यूमिनियम का एग्जांपल दिखाता हूँ, एल्यूमिनियम का एग्जांपल समझ जाओगे तुम। ठीक है, देखो ये एल्यूमिनियम एटम है Al। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 13, और क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है, नॉर्मल एटम है, तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएंगे 13। कन्फिगरेशन होगा 2,8,3। ठीक है, फिर से इसके बाद 2 चॉइस है, या तो वो इस 3 को 8 बनाने के लिए और भी 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, किसी से ना किसी से ले लेगा, या फिर वो इस 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा, जिससे कि ये शेल चला जाएगा और यहाँ पर ये बन जाएगा आउटर मोस्ट शेल, और इसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो कौन सा चूज़ करेगा, ऑब्वियसली वो -3 इलेक्ट्रॉन्स मतलब लूज़ वाला चूज़ करेगा, बिकॉज इसको एनर्जी कम लगेगा इसमें। ओके, इसमें एनर्जी कम लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने में इसका एनर्जी ज़्यादा लग जाएगा। ओके इसीलिए ऐसा होगा। अब देखो, अच्छा अभी उसने क्या किया, उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दिया, और क्या बन गया वो बन गया एल्यूमिनियम आयन Al3+। Al3+। अब इसमें क्या होता है देखिए, इसमें क्या होता है देखिए, तो इसमें एटॉमिक नंबर तो 13 ही है, और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी 13 ही है, लेकिन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का 13 है जी नहीं, पहले 13 था, कितना लूज़ किया, 3 लूज़ किया, तो -3 करो, कितना हो गया 10। ओके, तो अभी इसका कन्फिगरेशन तो बन जाता है 2,8। नियॉन गैस का कन्फिगरेशन है। ओके, नियॉन गैस का कन्फिगरेशन है। अब तो यहाँ पर तो प्रोटॉन कहता है भाई मैं इसको पॉजिटिव बना दूंगा, इलेक्ट्रॉन कहता है नहीं नहीं मैं इसको नेगेटिव बना दूंगा, दोनों में युद्ध होता है, 13 - 13 हो जाता है 0, तो नेट चार्ज 0। ठीक है, तो कोई भी इसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन कहता है कि नहीं इस बार मैं कब्जा कर लूँगा, इलेक्ट्रॉन कहता है नहीं भाई इस बार मैं तेरे को रोक लूँगा या फिर मैं कब्जा कर लूँगा, तो दोनों में युद्ध होता है, तो 13 से 10 माइनस कर दिया तो +3। ठीक है, तो क्योंकि प्रोटॉन्स का नंबर इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, तो मेजॉरिटी में कौन है प्रोटॉन, तो उसका चार्ज पॉजिटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया। अब प्रोटॉन्स का नंबर इलेक्ट्रॉन से कितना ज़्यादा है, तो 13 - 10 किया, कितना आया 3 आया, तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से 3 ज़्यादा है, तो यहाँ पर 3+ हुआ। ओके, अच्छा ये हो गया, ये था भाई मेटल्स। तो मेटल्स के पास बेटर ऑप्शन क्या है, मेटल्स के पास बेटर ऑप्शन है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दें, जिससे कि वो आसानी से बन जाएंगे ऑक्टेट। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल्स के केस में थोड़ा सा उल्टा है, नॉन मेटल्स के केस में उल्टा है, उनके पास ऑप्शन है 2, उनके पास भी 2 ही ऑप्शंस होते हैं, लेकिन उनका जो ऑप्शन होता है मतलब उनके लिए जो अच्छा ऑप्शन होता है वो होता है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, दिखाऊंगा रुको। ठीक है, तो इतना तक मेटल का क्लियर हो चुका है, मेटल का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, ये पहले भी हमने बहुत बार कर लिया है क्लास 9 की वीडियोस में, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम में, वहाँ पर मैंने फिर से वहाँ पर भी मैंने एक्सप्लेन किया, यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चिंता नहीं करने का। ठीक है, सेम ही है सब कुछ। यहाँ पर मैं इसको बना देता हूँ चलिए, ठीक है, नहीं तो बाद में मिक्स हो जाएगा। और इसके बाद रेडॉन का। ठीक है, हो गया।
अब आइए नॉन मेटल्स की देखते हैं, मतलब नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करना है उनको, ये देखते हैं। आइए तो एक नॉन मेटल लेते हैं। सबसे पहले क्या ले, नॉन मेटल में क्या लिया जा सकता है, क्लोरीन को लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। क्लोरीन को लेते हैं। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 है ना, एटॉमिक नंबर होगा 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे 17 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 17, बिकॉज ये एक नॉर्मल एटम है। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाता है 2,8,7। इसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। क्या ऑप्शन है इसके पास, या तो वो इस सातों के सातों इलेक्ट्रॉन्स को -7 इलेक्ट्रॉन्स मतलब लूज़ कर देगा, जिससे कि ये शेल हट जाएगा और ये बन जाएगा इसका आउटर मोस्ट शेल, जिसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। या फिर इसके पास एक और ऑप्शन है, या तो वो क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 7 है तो वो क्या करेगा, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन को सिर्फ गेन करेगा, जिससे कि ये 7 to 8 बन जाएगा और इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, बन जाएगा, है ना। तो वो कौन सा ऑप्शन चूज़ करेगा, तो वो चूज़ करेगा कि भाई सातों के सातों इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देना मेरे लिए थोड़ा सा मतलब इतना मुझे अच्छा लग नहीं रहा है ये ऑप्शन। तो मैं काम करता हूँ कि किसी ना किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लूँगा, वो आसान होगा मेरे लिए। तो नॉन मेटल्स क्या करते हैं, गेन करने की ऑप्शन को वो बेटर मतलब बेटर वो मानते हैं, बिकॉज उनके पास कंडीशन ही ऐसा होता है कि उनको गेन करना ही पड़ता है, नहीं तो अगर लूज़ कर देते हैं तो ज़्यादा ही मतलब एनर्जी का कंजम्पशन हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा एनर्जी, हाई एनर्जी नीड्स। ओके, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, वो बन जाएगा क्या, Cl- मतलब क्लोराइड आयन, Cl- आयन, ठीक है। इसमें एटॉमिक नंबर तो 17 ही है, प्रोटॉन्स भी 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो 17 नहीं होगा। 17 से इसने एक क्या कर दिया है, लूज़ कर दिया है, तो 17 - 1 16, ठीक है भाई। तो यहाँ पर कन्फिगरेशन होगा ऐसा 2,8,8, ठीक है, 2,8,8। तो ये है आर्गन गैस का कन्फिगरेशन, एज यू कैन सी आर्गन गैस का कन्फिगरेशन है ये, ठीक है। तो वो नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिगरेशन में से किसको चूज़ करता है, आर्गन गैस का कन्फिगरेशन वो कॉपी कट करता है। ओके नाइस। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम था, तो 17 - 17 होकर किसी का भी चार्ज नहीं गया, कोई भी कब्ज़ा नहीं कर पाएगा इसके ऊपर। लेकिन यहाँ पर कब्ज़ा कौन कर पाया, इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, वेट मैंने कुछ गलत लिख दिया, सॉरी यहाँ पर +1 होगा क्योंकि उसने गेन किया है इलेक्ट्रॉन, उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है ना, तो 17 + 1 18 हो जाएगा। सॉरी, ठीक है। आई होप मैंने मतलब सबकॉन्शियस माइंड से लिखा था ये, सॉरी। तो देखो, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अभी 18 है, प्रोटॉन्स का नंबर अभी 17 है। तो प्रोटॉन कहेगा इस बार भी मैं ले जाऊँगा कब्जा करके इसको, इलेक्ट्रॉन कहता है नहीं भाई इस बार तो नहीं कर पाएगा तू, मेरा नंबर तेरे से ज़्यादा है। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन्स से ज़्यादा है, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा होगा। और कितना ज़्यादा है, 18 17 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, इसलिए सिर्फ यहाँ पर 1 ज़्यादा, 1 माइनस हुआ, ठीक है। तो 18 - 17 करो ना, तुम लोग कितना मिलेगा, सॉरी 17 - 18 करो, 17 - 18 करो, कितना मिलेगा, -1 मिलेगा तुमको, है ना। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मेजॉरिटी में मतलब वो ये मेजॉरिटी में है, इसीलिए माइनस साइन आया। और कितना ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो इसलिए 1 - क्लियर है भाई, आसान है। इसके बाद 2 वाला देखते हैं, 2 - वाला। तो 2 - वाला है भाई अपना ओके, सल्फ़र याद आ गया ना, सल्फ़र जी। आइए, तो सल्फ़र एटॉम, एस एटॉम, एटॉमिक नंबर कितना है, 16 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे 16 और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 16। कॉन्फ़िगरेशन 2,8,6। इसके पास भी दो ही ऑप्शन है, या तो वो 6 को 8 बनाने के लिए, या तो वो इसको 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा,
जिससे कि ये शेल नहीं रहेगा और ये आउटरमोस्ट शेल बन के ये इसमें ऑलरेडी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। या फिर उसके पास एक और ऑप्शन है कि भाई वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को किसी तरीके से गेन करेगा, ठीक है, जिससे कि ये 6 बन जाएगा 8 और उसका आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, मतलब वो स्टेबिलिटी अचीव कर लेगा, है ना। तो वो मानता है या फिर उसको अच्छा लगता है कि भाई वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे, ये इसके लिए बेटर ऑप्शन है, तो वो करता है, उसकी मर्ज़ी, ठीक है। तो वो करता है, करने के बाद क्या बन जाता है, वो बन जाता है सल्फाइड आयन S2-, ये बन जाता है सल्फाइड आयन, ठीक है। इसमें एटॉमिक नंबर 16 ही होता है, प्रोटॉन्स भी 16 होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो 16 नहीं होता। कितना होता है, उसने कितना इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, मतलब लिया है किसी से, पाया है, लिया है, जो भी कह दो। तो 16 + 2 मतलब उसने 2 गेन किया, मतलब क्या, उसके पास अभी 2 एक्स्ट्रा आ चुके हैं, तो 16 + 2 हो जाता है 18, ओके। तो अब गौर से देखो, यहाँ पर तो भाई नेट चार्ज कितना था, 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स कब्जा कर लेंगे इस जगह को, बिकॉज उनका वो मेजॉरिटी में है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है, इसलिए चार्ज है नेगेटिव वाला। लेकिन कितना ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स, तो 16 - 18 कर दो तो -2 आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव नेचर के लिए, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन से 2 ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर 2- आया, ठीक है भाई। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं आराम से। 2,8,8 ये भी आर्गन गैस का ही कॉन्फ़िगरेशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। अभी 3- वाला देखते हैं। 3- के लिए आपको देखना पड़ेगा फॉस्फोरस देखते हैं, फॉस्फोरस। रुको, एक्चुअली मैं इसको थोड़ा क्लासीफाई कर दूं, या फिर इसको मैं लिख देता हूँ मेटल्स का, नहीं तो ये पूरा मैच हो जाएगा इसके साथ। ये मेटल्स का और यहाँ पर ये नॉन मेटल्स का, जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम फॉस्फोरस के देखते हैं। देखो, फॉस्फोरस P, फॉस्फोरस एटम, तो इसमें इसका एटॉमिक नंबर है 15 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे 15 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 15 और कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,5, ठीक है भाई। अब देखो, उसके पास भी 2 ही ऑप्शन है, उसके पास भी क्या है, 2 ही ऑप्शन है। या तो वो इन पाँचों के पाँचों इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा, जिससे कि आपको पता ही है ये शेल हट जाएगा और ये इसका आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, तो वो स्टेबिलिटी अचीव करेगा। या फिर ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो और 3 गेन कर लेगा, किसी ना किसी से लेगा, 3 लेने के बाद उसका ये 5 बन जाएगा 8 और वो स्टेबिलिटी अचीव कर लेगा। तो उसके लिए 3+ मतलब गेन करने का जो ऑप्शन है उसको बेटर लगता है, बिकॉज एनर्जी इसमें कम यूज़ होगा, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या करता है, उसी ऑप्शन को चूज़ करता है, गेन करने का ऑप्शन, और वो बन जाता है फॉस्फाइड आयन P3-। अब देखिए, इसमें एटॉमिक नंबर तो 15 ही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 15 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 15 है क्या, नहीं। कितना है, 15 से 3 ज़्यादा है। क्यों, बिकॉज इसने 3 एक्स्ट्रा किसी से लिया ताकि अपना वो फुलफिल कर सके, है ना, ऑक्टेट। तो 3+, तो यहाँ पर हो जाता है 18। तो मेजॉरिटी में कौन है, देख सकते हो, मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो साइन तो नेगेटिव में आएगा ही आएगा। और कितना ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर 3-, ठीक है। बस क्लियर है भाई। तो ये नॉन मेटल का मेटल का केस है। क्यों भाई, नॉन मेटल लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन, सिर्फ लूज़ ही क्यों करता है, वो गेन क्यों नहीं करता, क्योंकि गेन करेगा तो एनर्जी ज़्यादा लगेगा ना, तो वो गेन कर ही तो नहीं पाएगा ठीक से। मतलब एक स्टेबिलिटी अचीव करने के चक्कर में वो पूरा एनर्जी मतलब एनर्जी पूरा उसका ख़त्म हो जाएगा और वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, वो स्टेबिलिटी अचीव कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए वो शॉर्टकट लेता है, जिससे कि वो जल्दी जल्दी बिना किसी अपने एनर्जी को वेस्ट किए वो अपना क्या कर सकते हैं, स्टेबिलिटी अचीव कर सकते हैं, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, समझ गया, क्लियर हो गया, वेरी गुड, है ना। आइए अब देखो, एक एक्स्ट्रा बात आपको याद रखना है
जो अभी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली अभी, कि मेटल्स में कैसा बॉन्डिंग होता है। ठीक है, अभी मैं इसको समझाऊंगा नहीं बिकॉज ये 11 का कंसेप्ट है, तो थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ कि मेटल्स के जो एटम्स होते हैं, मेटल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ एक स्पेशल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। उस स्पेशल बॉन्ड को हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके बीच में एक स्पेशल तरीके का, उसे हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये थोड़ा मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने आपको दिया। ओके, इसको मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मैंने दिया। इसके बारे में आपको क्लास 11 में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा बात आपको इसका थोड़ा सा डेफिनेशन बता देता हूँ। एटम्स ऑफ मेटल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ए स्पेशल फोर्स ऑफ attraction called metallic bond। ठीक है, ये बस एक एक्स्ट्रा नॉलेज की तरह अपने दिमाग में रख सकते हो। ठीक है, कि मेटल्स के अंदर एक्चुअली जो बॉन्ड होता है, मेटल्स के अंदर जो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसका मेटलिक बॉन्ड कहते हैं, और ये सबसे थोड़ा स्पेशल टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में। ठीक है, अच्छा अब हम मेन मुद्दे पर बात करते हैं, मतलब कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर थोड़ा बात कर लेते हैं। आइए, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहला, तो मैं डिफरेंस करके बता देता हूँ, पहला डिफरेंस बता देता हूँ। पहला डिफरेंस होता है मेटल्स आर, वेट, इसको नीचे करो थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर लिख देता हूँ मेटल्स, यहाँ पर लिखना है नॉन मेटल्स। ओके, तो मेटल्स एक्चुअली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और नॉन मेटल्स एक्चुअली वीक या फिर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो यहाँ पर एक्सेप्शन बहुत सारे होते हैं। तो देखो भाई, एक्सेप्शन ये है कि ग्राफाइट, जो कि एक कार्बन का एलोट्रॉप है, ग्राफाइट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्राफाइट बहुत ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसको आपने बहुत सारी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में यूज़ होता है। आपके पेंसिल में, ठीक है ना, पेंसिल जो आप लिखते हो पेंसिल से, जो क्या कहते हैं, डार्क ग्रेइश कलर का जो आप लिखते हैं ना, पाउडरी तरीके का, वो एक्चुअली होता है ग्राफाइट। लेड भी होता है कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर ग्राफाइट ही होता है।
तो एक्चुअली वो कार्बन का ही एक फॉर्म है, ठीक है। जब हम कार्बन का जो अरेंजमेंट होता है, एटम्स को एक मतलब डिफरेंट तरीके से अरेंज करते हैं, तो हमें डिफरेंट चीज़ें मिलते हैं, ठीक है। तो एक ग्राफाइट मिलता है, एक डायमंड भी मिलता है, एक फुलरीन मिलता है, ठीक है। तो अरेंजमेंट को बदल देने से मतलब एटम्स नहीं बदलेंगे, एटम्स कार्बन के होंगे, लेकिन उनका अरेंजमेंट, बैठने का तरीका, ठीक है, वो अगर हम बदल लेते हैं तो हमें डिफरेंट सब्सटेंस मिल जाता है ना। मतलब जिस पेंसिल से आप लिख रहे हो उसका ग्राफाइट को अगर हम थोड़ा सा अरेंजमेंट को चेंज कर देते हैं तो वो डायमंड बन जाएगा, डायमंड। ओके, अच्छा। तो यहाँ पर एलोट्रॉप क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। डेफिनेशन क्या है इसका फिर पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, और एक है अपना डायमंड, और एक है डायमंड। ये लिखा नहीं जाता, कोई लिखता भी नहीं इसको, मैं लिख देता हूँ। डायमंड इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। ये आपको एस चांद के जो बुक्स में होता है ना। डायमंड इज ऑल्सो एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन का ये डिफरेंट फॉर्म है, मतलब अरेंजमेंट डिफरेंट करने से डायमंड मिलता है। इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। डायमंड एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ओके। तो ये हो गया, याद रखना, ठीक है। ग्राफाइट इलेक्ट्रिसिटी का है और डायमंड हीट का, ये हो गया ना। अभी एलोट्रॉपी क्या है वो देख लेते हैं। एलोट्रॉपी एलोट्रॉपी the phenomenon the phenomenon in which a non-metal can exist in two or more different structural forms is called allotropy, and these different forms are called allotropes। तो एलोट्रोपी एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें एक नॉन मेटल दो या फिर दो से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कि कार्बन एक नॉन मेटल है, वो दो या दो से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे ग्राफाइट, डायमंड और फुलरीन में, ओके। तो ठीक है, तो इस फेनोमेनन को हम कहते हैं एलोट्रॉपी। और इस जो सब्सटेंसेस हैं, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दैट नॉन मेटल, उन डिफरेंट फॉर्म्स को हम कहते हैं एलोट्रोप्स। जैसे ग्राफाइट हो गया, डायमंड हो गया, ये द डिफरेंट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, याद रखना, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम एलोट्रॉपी करते हैं। अच्छा, अब देखो अभी रीज़न क्या है, मतलब पुअर कंडक्टर, गुड कंडक्टर, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। देखो, मेटल्स को जब हम हीट करते हैं तो मेटल्स क्या करती हैं, एक्सपैंड करती हैं, है ना। मेटल एक्सपैंड करती है, और एक्सपांड क्यों करती है, और एक्सपांड सिर्फ करती नहीं है, साथ ही साथ वो हीट को कंडक्ट भी करती है। कैसे, तो सपोज़ यहाँ पर
यहाँ पर एक स्टील का या फिर रॉड है, एल्यूमिनियम रॉड का, स्टील का नहीं एल्यूमिनियम का रॉड, स्टील नहीं बोलूँगा, एल्यूमिनियम का एक रॉड है, ठीक है। इसको तुम यहाँ से क्लैंप स्टैंड की मदद से इसको पकड़ के रखा गया है, क्लैंप स्टैंड की मदद से इसको पकड़ के रखा गया है। तो यहाँ पर एक वैक्स का टुकड़ा, यहाँ पर एक वैक्स का टुकड़ा और यहाँ पर एक वैक्स का टुकड़ा रखा गया है। यहाँ से क्या किया जा रहा है, यहाँ से हीट किया जा रहा है यूजिंग द बर्नर, बंसन बर्नर, ओके। यहाँ से इसको हीट किया जा रहा है। तो थोड़ी देर बाद तुम नोटिस करोगे कि जो वैक्स है ना ये पिघल गए हैं, ये दिस हैव मेल्ट। ये कैसे हुआ? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ होगा ना, इसी को हम कहते हैं कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन, एक्चुअली कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन सॉलिड्स में होता है, मतलब जनरली सॉलिड्स में होता है, और कन्वेक्शन होता है जनरली लिक्विड्स में, और रेडिएशन होता है जनरली गैसेस में। अब कंडक्शन में क्या होता है कि मेटल्स में जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो वाइब्रेट करते हैं, मतलब एक जगह पर रहकर यहाँ जाता है एक बार, यहाँ जाता है एक बार, मतलब एक ही जगह पर है, सिर्फ मतलब अपने ओरिजिनल पोजीशन में रहकर ये ऐसे बैक एंड फोर्थ मोशन, यहाँ पर जाता है पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर क्या करता है, अपने अंदर जो एनर्जी है इसको दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र कर देता है। सपोज इसके पास एक पार्टिकल है, ये ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया, फिर इसका एनर्जी इस पार्टिकल के अंदर आया, ये भी ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया, इसके बाद ऐसे पार्टिकल, ऐसे करते करते आगे चलता जाता है, ठीक है। और ऐसे करके क्या होता है, जो हीट एनर्जी है वो पास होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, मेटल्स के अंदर से हीट एनर्जी पास करने लगता है और पास कर पाता है। लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता, नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता जी, ऐसा नहीं होता। तो ये आप लिख सकते हो कि यहाँ पर होता है ड्यू टू कंडक्शन, थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं इसको, थर्मल कंडक्टिविटी। जहाँ पर, अच्छा एक और बात यहाँ लिख दो भाई, कंडक्शन में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स वाइब्रेट बट डोंट चेंज देयर पोजीशन। वाइब्रेट तो करते ही हैं लेकिन अपना पोजीशन चेंज करके वाइब्रेट नहीं करते, ठीक है। एंड ट्रांसफ़र द एनर्जी, ठीक है, एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाए या फिर हीट एनर्जी हो जाए, ठीक है। अभी थर्मल कंडक्टिविटी मतलब हीट की वजह से कह रहा हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, मैं थर्मल कंडक्टिविटी हीट को मीन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी आई मेंट द हीट, ओके, बाय थर्मल कंडक्टिविटी। अच्छा, लेकिन नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता यार, नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर एक लिख लो कि सिल्वर सबसे अच्छा बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है और इलेक्ट्रिसिटी भी है, ओके। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सिल्वर, इसके सिल्वर के नीचे एल्यूमिनियम और कॉपर, ठीक है, और इसके नीचे है अपना आयरन। अच्छा, यहाँ लिख लो, फिर यहाँ पर लिख लो यहाँ लिख ही लो, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन सिल्वर का जो तार है ना
उसको यूज़ नहीं किया जाता बिकॉज वो बहुत रेयर है और बहुत कॉस्टली भी है। ठीक है, मतलब अगर रास्तों में कॉपर, एल्युमिनियम या फिर आयरन की जगह, आयरन के वायर्स की जगह पर अगर सिल्वर का वायर लगा दिया जाए ना, गार्ड्स को हर एक रोड में खड़ा होना पड़ेगा, गार्ड्स लोगों को, ताकि वो अपने इस तारों को मतलब बचा सके, चोरी वोरी ना हो जाए, है ना। आपके घरों के अंदर भी गार्ड रखना पड़ेगा, एक छोटे से वायर को प्रोटेक्ट करने के लिए 10-12 गार्ड रखने पड़ेंगे भाई, नहीं नहीं नहीं, है ना, ख़तरनाक। तो सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर है, याद रखना। और इसके बाद आता है कॉपर और एल्युमिनियम। कॉपर एंड एल्युमिनियम, ये है गुड कंडक्टर्स। ठीक है, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैंने और लिखा नहीं, जगह नहीं था। ओके, अब सिल्वर का मतलब वायर ना बनाने का भी और एक रीज़न है कि सिल्वर मतलब टूट जाता है, जल्दी टूट जाता है, मतलब उतना थिन नहीं कर सकते वायर को। ठीक है, बाकी के मेटल्स को तो हम कर सकते हैं, लेकिन सिल्वर को उतना अच्छे से हम थिन नहीं कर सकते हैं। मतलब यू कैन से कि डक्टाइल उतना अच्छा नहीं है। डक्टाइल में अच्छा है अपना गोल्ड। ठीक, गोल्ड को मतलब बहुत डक्टाइल किया जा सकता है, मेलेबल भी है गोल्ड, लेकिन सिल्वर उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए सिल्वर के वायर्स मतलब बनाने में थोड़ा रिस्क है, टूट जाता है बीच में से। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर क्लास डिफरेंस, सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा एलोट्रॉपी के बारे में आपको क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा और भी एग्जांपल्स दे देता हूँ एलोट्रॉपी के। ये तो कार्बन के हैं सिर्फ, और भी दो नॉन मेटल्स के हैं, जैसे कि फॉस्फोरस और सल्फर। तो कार्बन के हैं, कार्बन के तीन अपने मतलब एलोट्रॉपी है। पहला है डायमंड या फिर ग्राफाइट कह सकते हो, या इसके बाद वाला डायमंड ग्राफाइट कुछ भी, मतलब पहले वाला तुम डायमंड लिख सकते हो या फिर ग्राफाइट लिख सकते हो, फिर सेकंड वाला तुम ग्राफाइट लिख सकते हो, फिर डायमंड लिख सकते हो, थर्ड वाला फुलरेनिन लिखो। तो पहले वाला डायमंड लिख लेता हूँ, इसके बाद वाला ग्राफाइट, इसके बाद वाला, नाम बहुत बड़ा है। ओके, नाम इसका एक्चुअल नाम है बकमिंस्टर, बकमिंस्टर फुलरेनिन, फुलरेनिन। इसको कहा जाता है C60। ठीक है, C60, ठीक है, इसका सिंबल टाइप कह सकते हो C60। और इसका जो शेप है बकमिंस्टर फुलरेनिन का, ये फुटबॉल जैसा शेप है, मैं दिखाऊंगा, रुको। तो ये देखो, ये है अपना डायमंड का स्ट्रक्चर। ठीक है, देख सकते हो डायमंड का स्ट्रक्चर, और ये है ग्राफाइट का, और ये है अपना फुलरेनिन का। देखो फुटबॉल जैसा शेप है, ठीक है ना, इसलिए इसको फुलरेनिन कहा जाता है, फुटबॉल से थोड़ा इंस्पायर्ड होकर। ठीक है, इसका नाम फुलरेनिन रखा गया थोड़ा थोड़ा, ठीक है, फुटबॉल के रिलेटेड। तो कार्बन का जो एलोट्रॉप्स है वो तो ये हैं। इसके बाद फॉस्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स हैं, एलोट्रॉपी या फिर एलोट्रॉप का हो, ठीक है, एलोट्रॉपी का होगा तो कुछ और ही हो जाएगा, वो तो फेनोमेनन हो जाएगा ना। इसके बाद फॉस्फोरस के 3 हैं। phosphorus, there are 3 allotropes of phosphorus. Number 1 red phosphorus, number 2 white phosphorus, number 3 येलो बोला था क्या, मैंने नहीं बोला था, हाँ। पहला है वाइट फॉस्फोरस, इसके बाद रेड फॉस्फोरस, इसके बाद येलो फॉस्फोरस।
ओके, ये थे एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस। और सल्फ़र के हैं 3, सल्फ़र के भी 3 एलोट्रोप्स हैं। एक है मोनोक्लिनिक, दूसरा है ऑर्थोरोम्बिक और तीसरा है ट्राइक्लिनिक। एक है मोनोक्लिनिक सल्फ़र, एक है ऑर्थोरोम्बिक और एक है ट्राइक्लिनिक sulfur. So these are the some examples of allotropes of some nonmetals, few nonmetals जो है सल्फर, फास्फोरस और कार्बन के, ठीक है। तो इसके बाद हम अभी सेकंड डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, जो कि है कि मेटल्स के हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, सॉरी सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, second point of difference. Second point of difference, metals generally have high melting and boiling points. तो metals में generally, metals के generally मतलब general का मतलब होता है कि not all, ओके, generally high melting और boiling point होता है, और non-metals के non-metals generally have low melting and boiling points. ओके, इसमें भी एक्सेप्शन है दोनों में। तो दोनों में एक्सेप्शन ये है कि आपने मरकरी के बारे में सुना होगा, है ना। मरकरी रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहता है, यू नो दैट, है ना। मरकरी के बारे में हम बहुत पहले से जानते हैं, मरकरी के बारे में बहुत बार हम पढ़ चुके हैं मरकरी के बारे में। तो एक है मरकरी Hg, जो है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब 30 नहीं, रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर। 25 डिग्री सेल्सियस आई गेस, हाँ इतना ही होता है, बट थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। सो रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है। इसके अलावा भी 2 मेटल्स हैं जो मतलब रूम टेम्परेचर में लिक्विड नहीं है, लेकिन हमारे पाम के टेम्परेचर में, हमारे हाथों के टेम्परेचर में, हमारे हाथ का जो ये वाला हिस्सा है पाम जिसे हम कहते हैं, ये अपना हाथ है, ठीक है। देखो भाई, ये अपना हाथ है, इसे हम पाम एरिया कहते हैं, ठीक है। बहुत ख़राब ड्राइंग है ये, बिकॉज इतना ख़राब मैं कभी ड्रॉ करता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी ड्रॉ करना पड़ता है बिकॉज इतना टाइम मेरे पास होता नहीं है। सो डोंट माइंड, ओके। तो मरकरी ये, हाँ, इसका 2 मेटल्स हैं, एक है सीजियम, दूसरा है गैलियम। तो सीजियम स्पेलिंग देख लेना थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि भाई यूके इंग्लिश में भाई स्पेलिंग का पता नहीं क्या धज्जियाँ उड़ जाते हैं इनके। हीमोग्लोबिन का स्पेलिंग है, ठीक है, एक हीमोग्लोबिन का स्पेलिंग है HAEMO ग्लोबिन, है ना। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यूके में बोल दिया भाई ऐसा होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। मतलब पता नहीं उनका भाई इंग्लिश दोनों ही सही है, नहीं दोनों ही सही है। तो भाई पता नहीं उनका क्या, भाई इनका इतना ऑब्सेस्ड विद दिस थिंग्स, आई डोंट नो वाई। तो सीजियम वाला स्पेलिंग तो देख लेना, ठीक है, काइंडली।
सिंबल है CS, और है गैलियम। गैलियम, तो इन्हें हम कहते हैं डेलिक्विसेंट। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं डेलिक्विसेंट, लिख के रखो, डेलिक्विसेंट। अब डेलिक्विसेंट का मतलब होता है कि जैसा मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे हाथ के जो पाम होते हैं उसके टेम्परेचर से, मतलब उसके टेम्परेचर में मेल्ट करते हैं। रूम टेम्परेचर में मेल्ट नहीं करते, हमारे हाथों के टेम्परेचर में मेल्ट करते हैं, हाथों के पाम वाले, ठीक है, पाम वाले रीजन के। तो मेल्ट्स एट ए टेम्परेचर ऑफ आवर पाम। ठीक है, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस हमारे पाम का टेम्परेचर, 37 डिग्री सेल्सियस में ये मेल्ट करेगा। ठीक है, इससे कम टेम्परेचर में मेल्ट नहीं करेगा। ठीक है, हाथों में दोगे तो पिघल जाएगा, ठीक है, मेल्ट हो जाएगा। और इसके बाद मेटल्स में एक एक्सेप्शन है डायमंड, बहुत ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है, हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन टिल नाउ। तो डायमंड का यहाँ पर एक्सेप्शन लिख सकते हो, एक्सेप्शन, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट है 3500 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट, MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मध्य प्रदेश नहीं है। ठीक है, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट है 3500 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर एग्जांपल्स लिख सकते हो मेटल्स में, जैसे कि कॉपर हो गया, एलुमिनियम हो गया। अच्छा, एक और बात मुझे अभी पता चला, मुझे अभी मैंने रिकॉल किया अभी कि सोडियम पोटेशियम भी, उनका भी मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो वो भी लिख लो। थोड़ा सा नॉलेज रखना अच्छी बात है, ओके, ये मत सोचना कि नॉलेज रखना बुरी बात है। सोडियम, अच्छा मैं डायरेक्ट सिंबल लिखूँ क्या, सिंबल से अच्छा होगा, जगह कम लगेगा। सोडियम और पोटेशियम ऑल्सो हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, इनके पास लो मेल्टिंग पॉइंट्स है। तो आई गेस सोडियम का है 98 डिग्री सेल्सियस, सोडियम का 98 डिग्री सेल्सियस, और पोटेशियम का 64 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहा मैं मेल्टिंग पॉइंट, पिघलने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पिघलने की। और अपना जो मुझे सीजियम का भी याद आ चुका है, सीजियम का 30 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, 37 नहीं, सीजियम का 30 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट हो जाता है, और गैलियम का 20 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट हो जाता है। ठीक है, और ये तो एक्सेप्शंस थे, और एग्जांपल में आप लिख सकते हो कॉपर और एलुमिनियम, जितने भी चीज़ें हैं ये भी मेटल्स हैं, है ना। तो कॉपर का लिख सकते हो, कॉपर हाई मेल्टिंग पॉइंट, पिघलता बहुत, मतलब जल्दी नहीं पिघलता, बहुत लेट पिघलता है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट आई गेस 1083 डिग्री सेल्सियस। और आयरन का भी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, जो कि है आई गेस नहीं, मैं बुक से देख कर लिख रहा हूँ, इसका जो एक्यूरेट मतलब बुक में लिखा जो है 1535 डिग्री सेल्सियस। ओके, मतलब कि ये मेल्ट होकर सॉलिड जो आयरन है वो मेल्ट होकर लिक्विड आयरन बन जाता है। ओके, मोल्टन आयरन जिसे हम कहते हैं। ओके, हो गया, सेकंड पैरामीटर हो गया। अब थर्ड पैरामीटर में जाते हैं, थर्ड पैरामीटर ऑफ डिफरेंस। ओके, अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये है कि रुको 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 क्या लूँ क्या ये लेता हूँ। आइए भाई साहब, थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, metals are hard, crystalline, solid,
इन नेचर। अब हार्ड क्रिस्टलिन सॉलिड क्या है बताता हूँ। और नॉन मेटल्स जो हैं वो होते हैं आर सॉफ्ट। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड एमोरफस। सॉफ्ट एंड एमोरफस, ठीक है, सॉफ्ट एंड एमोरफस। इसमें एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड सॉफ्ट नहीं है, डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस टिल नाउ नोन। ओके, अच्छा, तो हार्ड क्रिस्टलिन सॉलिड और क्या बोलते हैं उसको, क्रिस्टलिन सॉलिड। अच्छा, इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है सोडियम, पोटेशियम और कभी कभी मैग्नीशियम भी। मतलब इतने सॉफ्ट होते हैं कि तुम चाकू से काट सकते हो उनको। सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम कैन बी कट विथ अ नाइफ। इनको आप चाकू से काट सकते हो केक की तरह, लाइक ए केक। अब केक समझ के खा मत लेना इसका मतलब, है ना। ओके, लाइक ए केक। अब ये होता क्या है भाई, सब बता दो भाई। ये क्रिस्टलिन सॉलिड क्या होता है बता दो ना। बताता हूँ, रुको। देखो, आई होप मैंने आपको लेटिस के बारे में थोड़ा बहुत बताया था पिछले चैप्टर में, एसिड बेस में NaCl का जो लेटिस वाला है। तो देखो, उसको मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ। देखिए जनाब, क्रिस्टलिन लेटिस, सॉरी क्रिस्टलिन सॉलिड, क्रिस्टलिन सॉलिड क्रिस्टलिन सॉलिड क्रिस्टलिन सॉलिड का डेफिनेशन है द सॉलिड्स इन व्हिच there is a regular 3D arrangement, regular 3D arrangement of atoms। अब ये अरेंजमेंट एटम्स के भी हो सकते हैं या फिर कोई भी पार्टिकल्स के हो सकते हैं। एटम्स और पार्टिकल्स आर कॉल्ड क्रिस्टलिन सॉलिड्स। मतलब ऐसे सॉलिड्स जिनमें एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट होता है। अब ये एटम्स के भी हो सकते हैं या फिर पार्टिकल जैसे कि आयंस, ठीक है, हो सकते हैं, और उन्हें हम कहेंगे क्रिस्टलिन सॉलिड्स। और एमरफस जो मैंने बोला था, एमरफस का मतलब जिसमें ये कोई भी नहीं होता। एमरफस, रुको एम फॉर सॉरी एमरफस सॉलिड। एमरफस सॉलिड मतलब सेम डेफिनेशन, बट इनमें there will be no, or you can say there is no such 3D arrangement। तो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। बार बार कौन लिखेगा, लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज एक नो के लिए मैं थोड़ी लिखूँगा, है ना, टाइम वेस्ट करके। देयर इज़ नो रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स आर कॉल्ड एमरफस सॉलिड्स। अब ये होता क्यों है, कैसा होता है, देखिए ना ज़रा। जैसे कि NaCl, ठीक है, NaCl से एग्जांपल लेता हूँ। NaCl अच्छा एग्जांपल है। सॉल्ट, है ना, नमक, शुद्ध नमक, टाटा सॉल्ट। कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं बस डायलॉग्स बोल रहा हूँ जो टीवी में दिखाते हैं लोग। शुद्ध नमक, ये नमक, वो नमक, आयोडीन से भरपूर। घंटा भी आयोडीन होता नहीं उनमें, ठीक है ना, बस चलाते हैं भाई, और क्या कर सकते हैं। पेट पूजा करने के लिए थोड़ा बहुत मिस इन्फॉर्मेशन दे देते हैं आप लोग को। अच्छा, तो देखो, क्रिस्टल लेटिस NaCl का लेता हूँ। तो NaCl में क्या होता है, NaCl में कुछ नहीं होता है। रुको बनाने तो दो क्यूबिक पैटर्न। तुम भी क्यूब बनाओ, मैं भी बनाता हूँ, हम दोनों मिलके बनाते हैं क्यूब, ठीक है।
क्योंकि बिना क्यूब के ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता बेटा, क्यूब तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। वेल इसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ बिकॉज यहाँ पर ये जगह नहीं होगा। अब मैं आराम से ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया, यहाँ भी पेस्ट किया और यहाँ भी पेस्ट किया, हो गया। फिर यहाँ से इसको जॉइन कर दिया और यहाँ से भी इसको जॉइन कर दिया, यहाँ से भी इसको जॉइन कर दिया। आए आए आए, ओ मेरा ही गलती है, सॉरी। मेरा ही गलती है, देखो मेरा ही गलती है। अरे मुझे इसको यहाँ पर लगाना था। अब इसको एक्सटेंड कर देते हैं और इसको थोड़ा हटा देते हैं और इसको जॉइन करवा देते हैं। बन गया क्यूब। अब देखो क्या होता है, क्यूब को थोड़ा बड़ा करते हैं। अरे ये देखो बहुत बड़ा क्यूब। अच्छा तो होता क्या है कि NaCl का एग्जांपल लेता हूँ। NaCl एक्चुअली एक क्यूबिकल लेटिस होता है। लेटिस मतलब एक ऐसा यू कैन से सॉलिड जिसमें 3D अरेंजमेंट होता है, रेगुलर 3D अरेंजमेंट, मतलब कि एक अच्छा पैटर्न में होता है सब कुछ, ठीक है, एकदम सुंदर तरीके से। तो होता क्या है कि क्लोरीन के आयंस कॉर्नर में रहते हैं, ठीक है। क्लोरीन के आयंस, मैं NaCl की बात कर रहा हूँ, क्लोरीन के आयंस NaCl की बात कर रहा हूँ, NaCl ओके। तो NaCl कॉर्नर्स में होते हैं, Cl के माइनस सॉरी Cl के आयंस मतलब क्लोराइड आयंस कॉर्नर में होते हैं। और कहाँ पर होते हैं बताता हूँ, रुको ना भाई। कॉर्नर में, इस वाले कॉर्नर में, फिर अरे सॉरी यहाँ पर नहीं आनी, यहाँ इस वाले कॉर्नर में मतलब वर्टेक्स में, ओके। और इस वाले कॉर्नर में और इस वाले कॉर्नर में, कॉर्नर्स में रहता है। और कहाँ रहता है, ये एक फेस है ना, ये पार्ट क्या है, फेस है, चेहरा तेरा है ना, ये फेस है, ये भी फेस है, ये भी फेस है ऊपर वाला, ये पीछे वाला स्क्वायर भी फेस है ना, ये सामने वाला स्क्वायर भी फेस है। तो जितने भी फेस हैं उनके मिडल में रहता है क्लोराइड आयन। तो इस फेस के मिडल में, यहाँ पर सपोज क्लोराइड आयन एकदम मिडल में, इसके बाद इस फेस के एकदम मिडल में, ठीक है। फिर इस फेस के मिडल में, समझ रहे हो, इसके बाद इस फेस के मिडल में, ठीक है भाई। अभी इतना ज़्यादा प्रेशर मत दो दिमाग पर, ठीक है, इतना याद करना ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके बाद इस वाले स्क्वायर वाले फेस के मिडल में, मतलब यहाँ पर होगा कहीं पर, है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ फिर से। इसके बाद इस वाले फेस के मिडल पे, इस वाले फेस पर, ये भी एक स्क्वायर ही है कहा जाए तो, यहाँ पर होगा एकदम बीच में, सब पे लगा देना मैंने, हाँ ठीक है। यहाँ पर क्लोराइड आयंस होते हैं, एकदम देखो एकदम पैटर्न में है सब कुछ। इसके बाद होते हैं भाई अपने Na+ आयंस, है ना, Cl तो हो गए। अभी Na+ आयन कहाँ होते हैं, Na+ आयन एक्चुअली एज, मतलब ये वाला एज हम कहते हैं इसे, इस एज के एकदम मिडिल में, मिड पॉइंट पर, इस एज के 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 मिड पॉइंट पर, ऐसे करके इस एज के मिड पॉइंट पर, इसके मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, ठीक है। तो ड्रॉ करो, एकदम मिड पॉइंट पर यहाँ पर होता है Na+ आयन, इसके मिडल में मिड पॉइंट पर, इसके मिड पॉइंट पर, इसके बाद इसके मिड पॉइंट पर, इसके मिड पॉइंट पर,
इसके मिड पॉइंट पर, इसका इस वाले एज के मिड पॉइंट पर, इसके बाद इस वाले एज के मिड पॉइंट, 12 एजेस होते हैं एक क्यूब में। इसके बाद इस वाले मिड एज के मिड पॉइंट पर, इस वाले एज के मिड पॉइंट पर, इस वाले एज के मिड पॉइंट पर, और इस वाले एज के मिड पॉइंट पर। और कहाँ पर होता है? और पूरे क्यूब के एकदम सेंटर में होता है। मतलब अगर मैं एक तुमको एग्जांपल देता हूँ, बॉल, ठीक है, इस बॉल के न्यूक्लियस मतलब एकदम मिडल में, ठीक है, न्यूक्लियस बोल दे गलती से, मतलब मिडल सोचो, एकदम मिडल में रहता है अपना Na+ आयन, मतलब यहाँ पर। तो मैं हमें यहाँ पर दिखाऊंगा कैसे, है ना, ये तो बात है ना, दिखाऊंगा कैसे, इसको ऐसे दिखा देता हूँ एकदम बीच में बीच में कहाँ दिखाऊँ, ये मिडल में है ना, यहाँ दिखाता हूँ तो मिडल में एकदम, ठीक है, एक पूरे क्यूब के एकदम एकदम सेंटर ऑफ मास पर है, ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास पर है, सेंटर ऑफ मास पर ये। अरे ये क्या हो गया, ठीक है। तो देखो एकदम रेगुलर, मतलब एकदम 3D अरेंजमेंट, एकदम सुंदर अरेंजमेंट है, एकदम यहाँ पर वहाँ पर। अब अगर या अरेंजमेंट थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए, कोई डिफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो वो बन जाता है एमॉर्फस सॉलिड। मतलब जो रेगुलर आपको दिख रहा है ना ये अरेंजमेंट, अगर ये थोड़ा सा भी इधर उधर डिफेक्ट हो जाए, मतलब सपोज ये क्लोरीन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर Na की जगह पर फिर से क्लोरीन आ गया, फिर यहाँ पर Na आ गया, इसे हम डिफेक्ट कहते हैं। तो जब भी ऐसा होता है तो इसे हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। और यही होता है नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स के अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर नहीं होता है, वो इरेगुलर होता है। मैंने कहीं भी जहाँ मन का इच्छा जो होता है दे दो भाई, जहाँ पर इच्छा में बैठ जाऊँगा, तुम क्या कर लोगे, ठीक है, ऐसा है। लेकिन मेटल्स में ऐसा नहीं, मेटल्स में बोलते नहीं भाई, मैं अपनी जगह पर ठीक हूँ, मैं अपनी जगह पर एकदम अरेंजमेंट अच्छा सा सुंदर तरीके से प्रेजेंटेशन में करूँगा, ठीक है। तो इसी कारण से, क्योंकि वो इरेगुलर होता है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, पार्टिकल्स, तो इसके लिए नॉन मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और नॉन मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, इरेगुलर होता है इसलिए। और क्योंकि मेटल्स का रेगुलर होता है, तो रेगुलर होने से क्या होगा, रेगुलर होने से बॉन्ड स्ट्रांग रहते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अभी यहाँ पर एक लेटिस है, इसके बाद यहाँ पर एक और लेटिस होगा, ठीक है। तो मैं साइड में दिखाता हूँ, यहाँ पर एक और लेटिस होगा, ऐसे करके क्यूबॉइडल लेटिस ड्रा करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे एक और लेटिस होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके साथ ये क्लोरीन यहाँ के भी और एक क्लोरीन पर क्या होगा, मतलब ये क्लोरीन जो है ऊपर के भी एक और लेटिस के साथ बॉन्ड में होगा, यहाँ पर एक साइड में लेटिस में बॉन्ड होगा। तो बॉन्ड स्ट्रांग होता है। क्यों स्ट्रांग होता है? बिकॉज वो सारे के सारे सेम जगह पर होंगे, ठीक है। अगर इस वाले लेटिस का Cl- यहाँ पर है, तो दूसरे वाले लेटिस का Cl- इस कॉर्नर में ही होगा, यहाँ पर Na+ नहीं आएगा, क्योंकि कॉर्नर्स में कौन रहते हैं, कॉर्नर्स में हमेशा Cl- आयन ही रहते हैं। तो इसलिए बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। और देखो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग दोस्ती को तोड़ने के लिए बहुत क्या होता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अगर आपकी दोस्ती स्ट्रॉन्ग है तो आपकी दोस्ती कोई नहीं तोड़ सकता, ठीक है। तोड़ सकता है लेकिन बहुत टाइम लेगा, या फिर बहुत प्रयास के बाद, बहुत मतलब षड्यंत्र, है ना। लेकिन क्योंकि इरेगुलर होता है नॉन मेटल्स में, तो वही भाई बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो इजीली बॉन्ड टूट जाता है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। लेकिन बॉन्ड स्ट्रांग है तो भाई साहब तोड़ना मुश्किल है। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ज़्यादा किस में, मेटल्स में, इसलिए इसको कहा जाता है क्रिस्टलीन सॉलिड, क्रिस्टलीन सॉलिड, ओके। तो ये है अपना एक लेटिस, क्यूबिकल लेटिस। ये है क्यूबिकल, इसको लेटिस नहीं कहते हैं, लेटिस तो पूरे ग्रुप को कहते हैं, कॉम्बिनेशन, पूरा एक कलेक्शन को कहते हैं। इसको कहते हैं क्यूबिकल यूनिट सेल, ठीक है, ऑफ NaCl सॉल्ट का, ठीक है ना, कॉमन सॉल्ट का। ठीक है भाई साहब, समझ आ गया है, ठीक है। इसके बाद तो सारे के सारे इजी हैं, कैसे देखो। तो आज थोड़ा मैं वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा आज, ठीक है, मे बी और थोड़ा 10-15 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा लॉन्ग, मतलब थोड़ा ज़्यादा लेंदी बना रहा हूँ, बिकॉज ज़रूरत है आज, ताकि मैं एक ही शॉट में फिज़िकल प्रॉपर्टीज सब कुछ डिस्कस कर लूँ, ठीक है। नहीं तो बार बार अगर पार्ट्स में होगा तो प्रॉब्लम होगा, ओके, आपके लिए भी मेरे लिए भी।
तो मेटल्स में होता है मेटेलिक लस्टर। लस्टर मतलब शाइनी अपीयरेंस, इसका मतलब होता है शाइनी अपीयरेंस, शाइनी अपीयरेंस। लेकिन नॉन मेटल्स में नो लस्टर, नो लस्टर। ओके, नॉन मेटल्स में कोई लस्टर नहीं होता, कोई शाइनी अपीयरेंस नहीं होता, लेकिन मेटल्स में होता है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? नॉन मेटल्स में आयोडीन जो है वो एक शाइनी नॉन मेटल है, आयोडीन। इसके पास अपना नॉन मेटेलिक लस्टर है, शाइन करता है ये। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि शाइनी अपीयरेंस होता कैसे है, किसके वजह से होता है। तो ये नील बोर करके एक साइंटिस्ट हैं, नील बोर, जिन्होंने बताया था कि भाई एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन, एटॉमिक कन्फिगरेशन के बारे में बताया था। तो उन्होंने बताया कि ये तो न्यूक्लियस है, इसके आसपास है अपने क्या बोलते हैं, शेल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस शेल से अपने हायर शेल में जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कुछ एनर्जी गेन करके। मतलब जितना एनर्जी गेन करके वो जाते हैं, तो लाइक दिस, ऐसे करके यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन इस शेल से, सपोज ये के शेल है, एल शेल में वो जाना चाहता है, तो वो एक एनर्जी गेन करता है, ठीक है। वो आप क्लास 11-12 में पढ़ोगे, उसका एनर्जी का वैल्यू कितना होता है। तो वो जब जाता है इस शेल में, इसे हम कहते हैं, इस स्टेट को हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, क्योंकि ये कुछ ही पलों के लिए रहता है, ठीक है। कुछ ही पलों के लिए वो अपने ओरिजिनल शेल से कुछ हायर शेल में जाने की कोशिश करता है, ठीक है, कुछ एनर्जी यूज़ करके, ठीक है। तो उस स्टेट को हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। अब ये थोड़ी देर के लिए रहता है। अब फिर से वो क्या होता है, फिर से वही शेल से, वो हायर शेल से फिर से अपने ओरिजिनल शेल में वापस लौट आता है। तो जब वो वापस लौटता है, तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने लिया था हायर एनर्जी शेल्स में जाने के लिए, उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी वो क्या करेगा, फिर से एमिट करेगा एज ए लाइट, ठीक है, एज ए लाइट। अब वो डिफरेंट कलर्स एमिट कर सकता है, ठीक है, डिफरेंट कलर्स एमिट कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आपने जो फायर क्रैकर्स देखा होगा, फायर क्रैकर्स, उसमें जो कलर्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में जाता है कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ करके, और फिर से वो अपने हायर लेवल ऑफ शेल्स से वापस ओरिजिनल शेल में आ जाता है, फिर से उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी फिर से एमिट करके, ठीक है। तो तब जाके हमें शाइनी अपीयरेंस दिखता है, ओके, क्योंकि वो लाइट को एमिट कर रहा है, ठीक है। तो ये था नील बोर का एक कंसेप्ट। इसमें एक्सेप्शन हो गया है। अच्छा, मेटेलिक में एग्जांपल है, तो एग्जांपल में सिल्वर सबसे मोस्ट, मतलब बेस्ट अगर रिफ्लेक्टर है, ठीक है, तो वो सिल्वर है, बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। इसीलिए देखा होगा आपने, मिरर्स के पीछे सिल्वर कोटिंग दिया जाता है, जिससे कि वो लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर सके, बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। और इसके बाद है गोल्ड और सिल्वर, वो गुड, यू कैन से गुड, दे ऑल्सो हैव गुड मेटेलिक लस्टर, दे ऑल्सो रिफ्लेक्ट लाइट, गुड गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, अच्छा जी, समझ में आ गया है जी। और जितना तक मुझे याद है, मेटल्स में भी एक एक्सेप्शन था, आई गेस, लेड का, ठीक है, जितना तक मुझे याद है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा गूगल कर सकते हो, बिकॉज आई एम नॉट श्योर। मैंने पढ़ा था किसी जगह पर कि लेड जो होता है वो इसका एक्सेप्शन होता है, वो डल अपीयरेंस है इसका, लेड का डल अपीयरेंस है, डल अपीयरेंस, मतलब शाइनी नहीं है, मेटल्स होकर भी शाइनी नहीं है, ओके। इसके बाद नंबर फिफ्थ, आराम से हो जाएगा। नंबर फिफ्थ पर है कि मेटल्स होते हैं डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल।
डक्टल मतलब क्या कि तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर्स में हम खींच के इनको वायर बना सकते हैं। डक्टाइल मतलब कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, हम इनको खींच के पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन है, पहले एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल है गोल्ड। देखो गोल्ड जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट डक्टाइल। ठीक है, ये कैसे पता चला? बिकॉज देखो जितने भी ज्वेलरी चीज़ें होते हैं वो गोल्ड से बनाया जाता है, बिकॉज गोल्ड को ही सबसे पतला किया जा सकता है, सबसे पतला तार बनाया जा सकता है। जैसे कि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबे, ठीक है, वायर बना सकते, 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर्स, थिन वायर्स बना सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं लेकिन फिर भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ज़रा सोचो 1 ग्राम से, गजब। और एक्सेप्शन में है सोडियम पोटेशियम। ऐसा क्यों? बिकॉज सोडियम पोटेशियम है इजीली कैन बी इजीली कट बाय नाइफ, है ना, तो इनसे भाई तार बनाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि भाई इनको हम इजीली चाकू से काट पा रहे हैं, तो इनको तो खींचना तो दूर की बात है। ठीक है, नॉट डक्टाइल। और इसमें और क्या है? ठीक है, इसके बाद डक्टाइल के बाद, डक्टिलिटी के बाद, अच्छा याद कैसे रखना है डक्टाइल को? देखो आपने बायोलॉजी में एंडोक्राइन एक्सोक्राइन पढ़ा ही होगा, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो आपको पता होगा कि एंडोक्राइन जो होता है वो डक्टलेस ग्लैंड होता है। ठीक है, डक्टलेस मतलब क्या कि उसका जो सिक्रीशंस होते हैं उसको लेकर जाने के लिए कोई पाइप सिस्टम नहीं है, कोई पाइप सिस्टम। डक्ट मतलब क्या? पाइप सिस्टम। तो डक्ट मतलब पाइप, और पाइप कैसा होता है? सिलेंडर। सिलेंडर मतलब क्या? वायर जैसा होता है। इससे आप याद कर सकते हो कि डक्टल मतलब वायर। ठीक है, ये मेरा तरीका है। आप अगर आपके पास और भी कोई बेस्ट तरीके हैं तो आप कर सकते हो, नो वरीज, नो प्रॉब्लम। नंबर सिक्स इज़ मेलिएबल। मेलिएबल मतलब थिन शीट्स में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल्स को, लेकिन नॉन मेटल्स को ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज नॉन मेटल्स बहुत ही पतले होते हैं, सॉरी पतले नहीं, बहुत नरम होते हैं, ब्रिटल होते हैं। तो मेलिएबल में एग्जांपल यहाँ पर भी एग्जांपल में है अपना गोल्ड, सबसे मोस्ट मेलिएबल है, मोस्ट मेलिएबल। ठीक है, कैसे पता चला? आपने रथरफोर्ड का जो अल्फा रे पार्टिकल, अच्छा अल्फा रे एक्सपेरिमेंट किया था, उन्हें पता था, तो उन्होंने गोल्ड का एक थिन फॉयल बनाया था, मोस्ट थिन, मतलब उनको चाहिए था कि सबसे ज़्यादा पतला, उनको एक फॉयल चाहिए था, उन्होंने गोल्ड से बनाया था, बिकॉज गोल्ड सबसे पतला किया जा सकता है, सबसे मेलिएबल होता है गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको याद करके रख सकते हो। मेलिएबल मतलब कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। एग्जाम्पल बहुत है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, वो सब मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन एक्सेप्शन बताता हूँ। ठीक है, और भी है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मेलिएबल, लेकिन एक्सेप्शन जो है वो है अपना सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, यहाँ पर भी सोडियम और पोटेशियम होगा एक्सेप्शन, सोडियम एंड पोटेशियम। नाउ थर्ड इज, अच्छा थर्ड नहीं, लास्ट point of difference, last point of difference is sonority। मतलब सोनोरस होते हैं। सोनोरस मतलब क्या? रिंगिंग साउंड बनाते हैं जब भी इनको मारा जाता है या फिर जब इनको बीट किया जाता है, तो ये सोनोरस मतलब क्या? रिंगिंग साउंड बनाते हैं, जैसे घंटा, जिस मेटल्स रिंगिंग साउंड बना पाते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स होते हैं नॉन सोनोरस। तो यहाँ पर भी एक्सेप्शन लिख सकते हो कि सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, और सोनोरस का मतलब होता है रिंगिंग साउंड। ठीक है, और रिंगिंग मेटलिक साउंड दे सकते हो, रिंगिंग मेटलिक साउंड।
मेटेलिक साउंड। ओके, तो इतना ही था आज का वीडियो। तो बहुत लेंदी वीडियो हो चुका है, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मुझे एक ही शॉट में कंप्लीट करना था इस पूरे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को, बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो थोड़ा लंबा बनाया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।